अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लैब्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अमेरिकन लिटरेचर की एक बड़ी फेमस नॉवेलिस्ट को, एमिली डिकिंसन, और इनकी दो जो पोइम्स हैं हमारे सिलेबस में उनको डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 1, दैट वाज अ पॉइंट, और सेकंड पॉइंट है हमारी मच मैडनेस इज डिवाइनेस्ट सेंस। अब बेसिकली अगर इनकी बायोग्राफी की तरफ जाएं एमिली डिकिंसन की, सो बेसिकली इसमें इन्होंने बात ये की है कि उनका टाइम पीरियड क्या था। 10 दिसंबर 1830 को उनकी जो है वो बर्थ डेट है, और 15 मई 1886 में उनकी डेथ डेट है। अब उन्होंने जो राइटिंग थी उनकी, उन्होंने बचपन से लिखना स्टार्ट कर दी थी फ्रॉम द वेरी यंग एज, और उसके अलावा जो है मतलब उनके जो इंटरेक्शन थी, जो उनका इंटरेस्ट था लिटरेचर में, वो काफ़ी डीप था बिफोर देयर अर्ली ईयर्स। फर्दर ये कि ये एक अमेरिकन पोइट भी हैं, उसके अलावा 19th सेंचुरी की बड़ी फेमस पोइट थी, विक्टोरियन एरा में आती है, विक्टोरियन पोइट भी कंसीडर किया जा सकता है। राइटिंग स्टाइल की बात करें तो उनका जो राइटिंग स्टाइल है वो काफ़ी डिस्टिंक्टिव है। स्लैंट राइमिंग स्कीम है इनके, उसके अलावा शॉर्ट लाइंस यूज़ करती हैं, अनकन्वेंशनल पंक्चुएशंस हैं, और इसमें डैशेस के बहुत ज़्यादा यूजेस करती हैं ये। फर्दर ये कि इसमें जो सिमिलर है इनके वर्ड, जैसे कि उसमें आइडेंटिकल साउंड्स तो आते हैं, बट उसमें रिच इमेजरीज भी यूज़ की गई हैं साथ साथ। फर्दर ये कि इसमें जो थीम्स यूज़ किए गए हैं, इसमें एमिली जो यूज़ करती हैं अपनी राइटिंग्स में, वो डेथ का थीम है, नेचर का है, लव है, स्पिरिचुअलिटी है, सेल्फ का थीम है, पैसेज ऑफ टाइम का थीम। और फर्दर ये कि ये ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटीज़ के बारे में बात करती हैं, उनके इमोशंस के बारे में बात करती हैं, उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करती हैं। मेजर वर्क्स की बात कर लें तो इनकी जो कलेक्शन थी, बेसिकली उन्होंने पोइम्स की कलेक्शंस पब्लिश करवाई थी, खुद नहीं करवाई थी, इनकी डेथ के बाद वो पब्लिश करवाई गई थी सारी जो इनकी कलेक्शंस थी। सो इनकी जो फर्स्ट कलेक्शन थी वो 1890 में पब्लिश हुई। सेकंड उनकी कलेक्शन सीरीज थी पोइम्स की, वो 1891 में पब्लिश हुई। जो थर्ड सीरीज थी इसकी, वो 1896 में पब्लिश हुई। ये इसकी कुछ बायोग्राफी थी। अब सेकंड अगर डिस्कस करें तो यहाँ पे आती है हमारे पास दैट वाज अ पोइट। सो ये एक उनकी पोइम है। अब इसका अगर ओवरव्यू लें बेसिकली थीम डिस्कस करने से पहले, तो इसमें उन्होंने डिस्कस ये किया, उन्होंने प्रेस किया या तारीफ़ किया पोइट्स की कि उनके पास एबिलिटी है कि वो ऑर्डिनरी चीज़ों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में चेंज कर देते हैं। मतलब कि किसी भी ऑर्डिनरी चीज़ को पकड़ के वो उसके बारे में तारीफ़ करके उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में ट्रांसफ़र करते हैं। फर्दर ये कि उसमें उन्होंने बात की है कि किस तरीके से जो पोइट्री है उसकी पावर क्या है, वो उसे कंपेयर करें। जैसे कि अब एक नॉर्मल पर्सन है या एक जो परफ्यूम बनाने वाला इंसान है, किस तरीके से गुलाबों में से, किसी भी किस्म के फ्लावर में से जो परफ्यूम एक्सट्रैक्ट कर सकता है, एग्जैक्टली ऐसे ही जो राइटर्स हैं वो मतलब डिफरेंट किस्म के वर्ड्स यूज़ करके तो एक ऑर्डिनरी सी चीज़ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हैं। सेकेंडली अगर इसकी हिडन मीनिंग्स की बात करें तो यहाँ पे उन्होंने ये भी बात की है कि जो राइटर है वो डिफरेंट किस्म के जो ट्रुथ हैं, जो रियलिटीज़ हैं, उनको एक्सप्लोर करता है थ्रू देयर यूज़ ऑफ वर्ड्स और पिक्चर्स। ओवरऑल जो यहाँ पे उन्होंने बात की है वो यही है कि वो अपनी रिच और विविड इमेजरी और मेटाफर्स और सिंबलिज्म के थ्रू जो है वो डिफरेंट किस्म की जो हार्श रियलिटीज़ हैं या जो मतलब उस टाइम पे एरर्स में चल रहे हैं, डिफ़िकल्टीज, उन सबको जो है वो हाईलाइट करता है। थीम्स की बात कर लें तो फर्स्ट थीम यहाँ पे आता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी इनटू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ पोइट कैन मेक नॉर्मल थिंग्स सी अमेजिंग इन देयर पोएम्स। अब वही पुरानी वाली बात की, जो पोइट है उसके पास इतनी एबिलिटी है कि वो ऑर्डिनरी चीज़ों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में चेंज कर सकता है। जस्ट लाइक कि अगर हम बात करें एक सिंपल पोइट की, सो जब वो नेचर को इमिटेट करते हैं पोइट्स, तो वो बड़े मतलब इस तरीके से करते हैं कि वो नेचर खूबसूरत लगना शुरू हो जाती है। सेकेंडली यहाँ बात की है एटर्नल वैल्यू ऑफ आर्ट के बारे में। सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आर्ट जो है वो एक एटर्नल मतलब कि एक बड़ी इमॉर्टल टाइप की वैल्यू रखती है। सेकेंडली अगर यहाँ पे हम देखें तो जो परफ्यूम एक्सट्रैक्टर है, जो फ्लावर में से परफ्यूम एक्सट्रैक्ट कर रहा है, उसको एज अ सिंबल यूज़ किया गया यहाँ पे, बिकॉज वो टाइमलेसनेस है उसमें, उसके अलावा लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट्स हैं आर्ट में। और जो आर्ट है उसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है, मतलब कि वो ट्रांसेट कर रहा लिमिटेशंस को आर्ट की और मोर्टैलिटी की, उस पर मतलब कोई भी लाइक
जो टाइम है वो उसके खूबसूरती पे, आर्ट की या पोइट्री की खूबसूरती पे अफेक्ट नहीं कर रहा। थर्डली बात की गई है यहाँ पे द पोइट एज अ रिवॉल्वर। सो अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो पोइट है वो एक्सपोजर भी हो सकता है, मतलब कि वो एक्सपोज करता है डिफरेंट किस्म के जो ट्रूथ हैं, जो रियलिटीज़ हैं आपके वर्ल्ड को लेके उनको। जस्ट लाइक के जो पोइट है यहाँ पे उन्होंने फिर से वही बात की कि जो पोइट है उसके पास एबिलिटी है कि वो डिफरेंट किस्म के ट्रूथ को एक्सपोज कर सके। सो थ्रू देयर राइटिंग्स जो हैं वो पोइट्स एक्सप्रेस करते हैं अपनी एरा की जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो वहाँ की कंडीशंस हैं, उनको जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ बात की गई है कंट्रास्ट एंड पैराडॉक्सेस के बारे में। सो बेसिकली पैराडॉक्स इज समथिंग कि जिसमें आप डीप अंडरस्टैंडिंग लेते हो किसी भी पोइम की या किसी भी टेक्स्ट वगैरह की। सो बेसिकली यहाँ पे ये बात की गई है कि समटाइम्स जो पोइट्स हैं वो मतलब बड़ा सिंपल सा लिखते हैं, बट उनकी वो जो सिंपल सी राइटिंग होती है उसके अंदर बड़े हिडन मीनिंग्स छुपे होते हैं, उसमें काफ़ी एलेगोरीज छुपी होती हैं। और लास्टली यहाँ पे बात की गई इमोर्टैलिटी ऑफ आर्ट के बारे में। सो इमोर्टैलिटी ऑफ आर्ट जो है इसमें डिस्कस ये किया गया कि जो आर्ट है उसको मतलब जो टाइम है वो टच नहीं करता, और उसके अलावा जो है आर्ट को कभी भी कोई डिक्लाइन, कोई भी ज़वाल फेस नहीं करना पड़ता और वो लॉन्ग टाइम तक रहता है। उसके जो मीनिंग्स हैं वो लोग अपने तरीके से इंटरप्रेट करते रहते हैं, हर कोई उससे नए तरीके से इंटरप्रेट करता है और इस तरीके से जो आर्ट है वो मल्टीफैक्टर तौर पे फैलता जाता है। सेकेंड वाली पॉइंट की तरफ चलें। सो यहाँ पे बात की गई मच मैडनेस इज डिवाइनस सेंस। डिवाइनस इज समथिंग जो गॉड से रिलेटेड होता है, डिवाइन से रिलेटेड होता है। ओवरव्यू की बात करें तो ये जो पोइम है बेसिकली ये डिलेव कर दिया कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी में। उसके अलावा जो कन्वेंशनल रूल्स और वैल्यूज़ बनाई गई थी सोसाइटी ने उनके बारे में। फर्दर ये कि जो एमिली है इसने वो कन्वेंशनल नोशंस ऑफ सैनिटी को और इनसैनिटी को चैलेंज कर दिया। मतलब कि इसमें बेसिकली डिस्कस ये किया गया कि जो सोसाइटी है अगर आप उसकी बातें मान के चलते हो तो वो आपको एज अ सैनिट, एज अक्लमंद के तौर पे या फिर एज अ विजडम और इंटेलिजेंट बंदे के तौर पे कंसीडर करेंगे। अगर आप मतलब इनकी बातों से डिनाई करते हो तो वो आपको मैड करार दे देंगे। जस्ट लाइक वो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आप सोसाइटी को कंसीडर करते हो, मतलब सोसाइटी जो बातें कर रही है अगर आप उनको मान के चलते हो तो बेसिकली आप एक बड़े वो इंटेलिजेंट बन जाओगे। जस्ट लाइक कि जो सोसाइटी है वो एक मैड बंदे को अच्छा कंसीडर कर लेगी अगर वो उनकी चीज़ों को मानती है, और अगर एक जो मतलब बिल्कुल ठीक बंदा है बट वो सोसाइटी के अगेंस्ट आ रहा है तो सोसाइटी जो है वो उसको एक मैड या पागल या क्रेजी टाइप का बंदा कर लेगी, एक्सेप्ट कि ये तो बिल्कुल किसी काम का नहीं है। ओवरऑल इसमें यही बात की गई कि किस तरीके से सोसाइटी में रहने के लिए हमें सोसाइटी के गलत जो उनके वैल्यूज़ या जो नॉर्म्स हैं या जो उनकी मतलब के चीज़ें उनको एडमायर करना पड़ता है, उनको मानना पड़ता है। फर्दर है यहाँ पे थीम्स की बात कर लें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस किया मैडनेस एंड सेंस के बारे में। अब यहाँ पे जो है एक पैराडॉक्सिकल व्यू भी आ रहा है मैडनेस और सेंस को लेके, जैसे कि वो जो एमिली है वो इसमें बता रही हैं कि जो मच मैडनेस इज एक्चुअली डिवाइनली इंसाइटफुल टू दोज हु हैज़ डिसर्निंग आइज। डिसर्निंग आइज कहते हैं बेसिकली, एक डिसर्निंग का मतलब ये है कि कोई इंटेलिजेंट, कोई विजडम टाइप का बंदा। तो अब यहाँ पे वो ये बात कर रहे हैं कि जो सोसाइटी है उसको मैडनेस में भी वो एक सेंस नज़र आएगी उस बंदे में जो डिफरेंट किस्म के लाइक उनकी जो बातें एक्सेप्ट कर सकता है। जस्ट लाइक यहाँ पे लिखा हुआ द पोएम चैलेंजेस द आइडिया दैट मैडनेस एंड सेंस आर ऑपोजिट, सजेस्टिंग दैट व्हाट अपीयर्स मैन कैन एक्चुअली बी डीपली इंसाइटफुल। कि जो एक मैड मैन है अगर हम उसको तरीके से देखें तो शायद वो बड़ी विजडम वाली बातें कर रहा है, बट सोसाइटी की वजह से हम उनको इंटरप्रेट नहीं कर सकते, उन बातों को परसीव नहीं कर सकते। सेकेंडली यहाँ बात की गई डिसर्निंग आइज के बारे में। सो ये जो फ्रेज है बेसिकली कंसर्न कर रहा है परसेप्शन और अंडरस्टैंडिंग के साथ बियॉन्ड सुपरफिशियल जजमेंट्स। फर्दर वो इसमें ये बात कर रही है कि जो लोग हैं वो किस तरीके से सोसाइटल कन्वेंशंस को फॉलो कर रहे हैं, बट यहाँ पे वो कहना ये चाह रही है कि हमें सोसाइटल कन्वेंशंस को पीछे छोड़ के किसी ऐसे मतलब के विजडम को फाइंड करना चाहिए जो किसी मैडनेस में मिले।
thirdly यहाँ बात की गई है मेजोरिटी एंड कन्फर्मिटी के बारे में। सो यहाँ पे ये बात करें कि किस तरीके से जो मेजोरिटी है वो इन मतलब कि जो इंटेलिजेंस है, जो विजडम वाले बंदे हैं उनको एक्सेप्ट करती है, और जो मतलब जो लोग सोसाइटी से ऑपोजिट जाते हैं उनको वो कैटर नहीं करती। उसके बाद यहाँ बात की गई एसेंट्स एंड डिमोर्स के बारे में। बेसिकली एसेंट कहते हैं एग्रीमेंट को, और जो डिमोर्स है उसको हम उसे कहते हैं डिसएग्रीमेंट, या फिर एटलीस्ट जो फाइनली कुछ हो जाए रिप्रेजेंट। अब यहाँ पे बेसिकली वो रिप्रेजेंट कर रही है एक एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट को बिट, और उसके अलावा जो है इसमें जो पॉइंट जो बेसिकली जो स्टैंजा या ये जो पॉइंट है ये कि जो भी चीज़ें हम लोग मतलब एक्सेप्ट करते हैं सोसाइटल कन्वेंशनल को, सोसाइटी के रूल्स को अगर हम लोग एक्सेप्ट करते जाते हैं तो वो हमें एज एन इंटेलिजेंट पर्सन कंसीडर करेंगे, और अगर हम उनके अगेंस्ट जाते हैं, उनको फॉलो नहीं करते, तो हमें एज अ मैड कंसीडर किया जाएगा। लास्टली यहाँ पे बात की गई है, उन्होंने एक चेन वर्ड इसमें यूज़ किया था। उसमें ये सिंबलाइज बेसिकली ये कर रहा है कि जो चेन है वो एक बैरियर के तौर पे सिंबलाइज किया जा रहा है कि इंडिविजुअल्स के ऊपर एक बैरियर है, एक रुकावट है जिसमें उन्हें डेविएट कर रहे हैं वो अपने आप को एक्सेप्ट करने से, नॉर्म्स को, मतलब उनकी जो इंडिविजुअल जो उनकी परसेप्शन है, जो उनकी थिंकिंग है, उसको सप्रेस किया गया और उन्हें कहा गया कि नहीं जी आपने सोसाइटल नॉर्म्स ही फॉलो करने हैं, अदरवाइज हम लोग जो है वो आपको कैटर नहीं करेंगे सोसाइटी में, और हम आपको मतलब एब नॉर्मल या पागल होने का मतलब जो है वो दर्जा दे सकते हैं। बेसिकली इस पॉइंट में यही बात की गई है कि किस तरीके से सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो करके सोसाइटी में रहना पड़ता है, और अगर हम सोसाइटी के ऑपोजिट जाते हैं तो वो हमें मैड भी करार दे सकते हैं। दिस इज समथिंग दैट इज डिस्कस इन दिस होल पॉइंट। पॉइंट नंबर 1 की दोबारा से